Hello and welcome to Lakshya Initiative for PT 2022 by Study IQ. लास्ट क्लास में हमने 8 टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, स्पेसिफिकली हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। आज हमें 9th टॉपिक से शुरुआत करनी है। 9th टॉपिक है हमारा यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे आएगा, राइट, और ये क्या इशू है। यूएनएससी रेजोल्यूशन का मतलब है कि यूएनएससी ने एक प्रपोजल रखा 15 मेंबर्स के सामने, 10 नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट मेंबर। यूएनएससी मीन्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सबसे पावरफुल बॉडी है यूएन की, राइट। अब प्रपोजल ये था कि भाई देखिए, तालिबान जो है वो काबिज हो चुका है अफगानिस्तान में, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे है खतरा। तो ऐसे में सब देश एक बात पर एग्री हो जाएं कि ये हमारी कंसर्टेड अप्रोच होनी चाहिए इस थ्रेट को मिनिमाइज करने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि शायद सर ये इनको हटाने की बात कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये एक नई रियलिटी बन गई है, राइट। इसी के मद्देनजर वो सोल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। ये तो है यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593। एक आपको स्टार पॉइंट दे देता हूँ। स्टार पॉइंट का मेरी क्लास में मतलब होता है कि वो टॉपिक से अलग है, लेकिन आप उस पर केवल 30 सेकेंड 1 मिनट खर्च करेंगे तो आपको फायदा होगा। बॉन एग्रीमेंट, BONN एग्रीमेंट। बॉन एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है मुझे बताइएगा आप कमेंट्स में, ठीक है। क्या कनेक्शन है उसका तालिबान से। खैर, अब हमें यह भी पता होना चाहिए अगर स्टेटमेंट बनेगी तो इंडिया ने फेवर में वोट किया था, एब्सटेन था या अगेंस्ट वोट किया था। इंडिया ने फेवर में वोट किया। 15 नेशंस में से केवल 2 ही नेशंस थे जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया, वो थे रशिया एंड चाइना। ये पता होना चाहिए क्यों नहीं किया। इनका मानना था कि देखिए, आपने ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉम्प्रहेंसिव रखना चाहिए था इसको। इसमें आप आईसिस को भी लाते, ETIM को भी लाते, साथ में ये जो फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट्स एंड एसेट्स ऑफ अफगानिस्तान ओवरसीज, उस पर वो एग्रीमेंट में नहीं थे जो पॉलिसी इस यूएनएससी रेजोल्यूशन में रखी गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे भी बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूएनएससी राइट नाउ, या व्हेन दिस यूएनएससी रेजोल्यूशन वाज गेटिंग पास्ड। आप सोचेंगे सर 15 देश याद रखने होंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। P5 नेशंस तो सबको पता होते हैं, परमानेंट 5 तो चर्चा में रहते हैं, राइट। इसके अलावा वो ऑप्शन में मान लीजिए दे दे आपको सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, दैट कि ये भी एक मेंबर है यूएनएससी का। तो आमतौर पर बच्चा ऐसा सोचेगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, कुछ हो या ना हो, और कोई ऐसा देश जो नहीं था मेंबर, नहीं है मेंबर, और ऑब्वियस सा लग रहा है, आपको सुना है उसका नाम, उसको आप कह देंगे कि हाँ ये मेंबर है, ये नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से जस्ट हैव अ लुक, ओके। लो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, लेकिन हमें चांस क्यों छोड़ना, राइट। यूएनएससी 1267 कमेटी, ये भी तालिबान अलकायदा से संबंध रखते हैं, इस वजह से आप यहां पर जिक्र किया जा रहा है। ये सैंक्शंस कमेटी लाई गई थी। मुद्दा था कि कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अगर टेररिस्ट घोषित होती है इसके तहत, तो उसके मूवमेंट पर, फाइनेंसेस पे, एसेट्स को हम फ्रीज कर सकते हैं, और सभी मेंबर नेशन से कहेंगे भाई आपके यहाँ अगर कोई एसेट्स है इस ऑर्गेनाइजेशन का, फ्रीज हो जाना चाहिए, फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी चाहिए, और इनका कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ मूवमेंट नहीं करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट कर दो मूवमेंट को, ठीक है। और फिर ये बाइंडिंग होता है मेंबर नेशंस ऑफ यूएन पर, जो भी यूएनएससी का ये प्रपोजल निकलता है, रेजोल्यूशन फाइनल होता है। अब इसके बाद आता है FATF पहले भी चर्चा में रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आया था, राइट। तो हमें जानकारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो FATF को G7 के प्रयासों से शुरू किया गया था। अभी हेडक्वार्टर पेरिस में है, जहां पर OECD का हेडक्वार्टर है। अच्छा, अगर एक स्टेटमेंट यूपीएससी दे दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग FATF, और एक स्टेटमेंट है द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल ट्रांजेक्शंस, मुझे बताइए आप क्या कहेंगे, स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि उन्होंने देखा कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा था, स्विफ्ट तो चर्चा में था, राइट, नेसेसिटी ऑफ स्विफ्ट फॉर सेटलिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। तो शायद उससे इसका रिलेशन हो, लेकिन FATF से तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स फॉर ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये है कारण क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मुद्दे को भी देखता है ना, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, दोनों मुद्दों को FATF देखता है। और अगर स्टैंडर्ड सेट नहीं होंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग को आप पकड़ेंगे कैसे, राइट। और जबकि अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए एक मैसेजिंग सर्विस है,
जिसे ऑथेंटिकेट किया जा सके। तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, इन बारीकियों पर खेला जाता है। तो बताया आपको मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि वेब बेस्ड लर्निंग कीजिए, इंटरलिंक कीजिए चीज़ों को। जैसे आपने मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना, आपके दिमाग में खटाक से आना चाहिए यार मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून कौन सा है, PMLA, टॉप मोस्ट एजेंसी कौन सी है, बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कौन टेकअप करता है। अच्छा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। अच्छा, इसके लिए जो केस होता है वो नॉर्मल कोर्ट में चलता है या इसके लिए एक सेपरेट कोर्ट का भी प्रावधान है, PMLA में पता होना चाहिए। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ एक और कानून आया था ड्यूरिंग दिस नीरव मोदी विजय माल्या, दिस फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। तो ऐसे में उसके लिए जो पावर है वो ED के पास ही होती है क्या, या फिर CBI के पास होती है। तो ऐसा नहीं है कि UPSC चाह रही है कि आप हर एक कानून के बिल्कुल गहनता में उतर जाइए, लेकिन इतना तो एक्सपेक्ट करिए कि चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए, इंपॉर्टेंट जो हैं, राइट। हैव सम अटेंशन टू डिटेल टू द फैक्ट्स विच आर इन न्यूज़, राइट। सेक्रेटरीट बताया आपको यहाँ पर है, इंडिया मेंबर है, पहले ऑब्जर्वर होता था और मतलब 1 साल में 3 बार इनकी मीटिंग होती है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ग्रे लिस्ट में कौन आएगा जिस पे हमें लग रहा है कि आप सेफ हेवन है, आप पनाह दे रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। ब्लैक लिस्ट में कौन आएगा जो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने कुछ टेररिस्ट के खिलाफ अभी एक्शंस भी लिए जिससे ये दिखा सके कि देखिए हम नॉन कोऑपरेटिव में तो है ही नहीं, तो इसे ब्लैक लिस्ट में रखना मत। और हम एक्शंस भी ले रहे हैं टेररिस्ट हब्स के खिलाफ, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, इस वजह से हमें ग्रे लिस्ट से हटाइए, क्योंकि ग्रे लिस्ट में होते हैं तो कई देश तो आपको ग्रांट सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, राइट। नाउ न्यू क्वाड, ये भी चर्चा में था। क्वाड मतलब 4, कौन मेंबर्स हैं? US, इंडिया, इजराइल, UAE। ये वो क्वाड नहीं है जिसमें US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान है। वो क्वाड है बेसिकली ईस्टर्न पार्ट के लिए, यानी कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, राइट, टू हैव काउंटर टुवर्ड्स द चाइनाज ओवर असर्टिवनेस, राइट। मिडिल ईस्ट के लिए ये क्वाड है, ठीक है। न्यू क्वाड इसको बोल रहे हैं, बेसिकली मीडिया ने ये टर्म ज़्यादा पॉपुलर कर दी। एक और टर्म थी मिडिल ईस्टर्न क्वाड, ठीक है। पर्पस इसका क्या है? इकोनॉमिक। इनका मानना है कि इन चारों देशों में अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, नॉलेज है, उसको शेयर करेंगे, एक्सपर्टीज को, और प्रोग्रेस करेंगे। काम की बात यह है हमारे कि इजराइल और UAE, ये इनके बीच में करीबियाँ कैसे आई? क्योंकि UAE बीइंग अ अरब कंट्री वाज एक्चुअली स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ इजराइल, रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, वो तो पैलेस्टीन की तरफ थे। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड हुआ जिसको मीडिएट किया US ने, और फाइनली इजराइल एंड UAE एग्रीड कि हाँ अब हमारा एंगेजमेंट होगा एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी स्टार्ट हो गए, राइट। क्वेश्चन ये है कि अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल UAE के अलावा तीसरा देश कौन है? मीडिएटर की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूँ कि जिसने अकॉर्ड किया, एक और है। आंसर इज बहराइन, ठीक है, पता होना चाहिए एक बात ना। अब इजराइल और UAE इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर कोई भी 4 देशों की ग्रुपिंग है तो यानी कि कॉमन इंटरेस्ट होंगे, तभी तो हम साथ आए। जैसे क्वाड, इंडो पैसिफिक में हम साथ क्यों आए? क्योंकि हमने देखा US भी चाहता है चाइना की असर्टिवनेस को काउंटर करना, क्योंकि उसके लिए भी इकोनॉमिक और उसकी जो पार का एक स्टेटस होता था, हेजेमनी थी, उसका काउंटर कर रहा है चाइना, राइट। ऑस्ट्रेलिया एंड जापान के लिए भी खतरा है क्योंकि चाइना एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखता है। इंडिया के लिए ऑलरेडी खतरा है, चाहे वो साउथ चाइना सी का इशू है जहाँ पर हम अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, कमर्शियल जो ट्रेड रूट्स हैं उनको हार्नेस करना चाहते हैं, और हमारे जो इशूज़ है। तो कहने का मतलब है कि चारों देशों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, इस वजह से साथ है। यहाँ पर क्या कॉमन इंटरेस्ट है? अरे इजराइल डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, UAE फ्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और US के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि US की पावर टू एशिया जो पॉलिसी है, जो एशिया के लिए पॉलिसी रखता है US, तो US का रुख अब जो है फर्दर ईस्ट जा रहा है, तभी वो इंडो पैसिफिक पे, क्वाड पे, ऑकस पे ज़्यादा टाइम दे रहा है। आपने देखा होगा उनके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और न्यूज़ इसी तरफ की आती है। मिडिल ईस्ट पे अब वो एक न्यू अरेंजमेंट चाहता है जिससे कि यहाँ पर स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा रुख US ने दिखाया। स्टेबिलिटी से मतलब है कि उसको अटेंशन कम देनी पड़े, ठीक है। ब्लैक सी चर्चा में है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से, उसके नीचे वाला पार्ट है, और ये UPSC का फेवरेट टॉपिक है। इसके आसपास से UPSC ने क्वेश्चन पूछे, लोकेशन से क्वेश्चन आएंगे, स्पेसिफिक जो एरियाज हैं उसके आसपास के एग्जाम्पल देते हैं।
सबसे पहले ब्लैक सी यूरोप एंड एशिया के बीच में है। बॉर्डर नेशंस कौन से हैं? बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन। ध्यान रखिएगा इस नेमोनिक से BGRRTU। वो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा देश जो है बॉर्डर नेशन नहीं है ब्लैक सी का, वो एक ऑप्शन देगा आपको इटली। तो मुझे बताइए कहीं पर आपको आई दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो पता लग जाएगा कि इटली है। इसके बाद मेजर रिवर्स D2 डॉन, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, डैन्यूबे, डेनेपर एंड डॉन मेजर रिवर्स हैं। ब्लैक सी अल्टीमेटली ड्रेन्स टू मेडिट। अब एक क्वेश्चन ये क्या बनाता है, ये आपको दिख रहा है मेडिटेरियन, ये आपका एशियन सी है, ब्लैक सी है, सी ऑफ अज़ोव। इस मैप को इस तरीके से जज्ब कर लीजिए अपने अंदर जैसे आप यहाँ घूम के आए हैं एक एक जगह पर, इतना इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा कह सकता है कि सी ऑफ अज़ोव इज इन साउथ ऑफ ब्लैक सी, तो मुझे बताइए साउथ में है क्या? नहीं, ये रहा नॉर्थ में है। सी ऑफ अज़ोव ये रहा, ये ब्लैक सी रहा, ये क्रीमिया है जिसको एनेक्स कर लिया था रशिया ने 2014। यहाँ पर आपको बॉस्फोरस स्ट्रेट दिख रहा है, सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पर आपको एशियन सी दिख रहा है, देन यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी दिख रहा है। तो ये लोकेशन हमें बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? ये डिटेल्स जो आपको अभी बताई यही बस यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। नाउ रशियाज इंटरेस्ट इन ब्लैक सी क्यों है? देखिए टाइज हैं, एक तो हिस्टोरिकल और ट्रेड है, और ये क्रीमिया वाला रीजन है, क्योंकि ट्रेड वाया मेडिटेरियन इज गोइंग टू फेवर रशियाज इंटरेस्ट। यूएस का इंटरेस्ट क्या है? सबसे पहले तो ब्लैक सी बॉर्डर कर रहा है बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन, ठीक है। और यूएस मानता है कि जो आपका ईस्टर्न यूरोप के ये जो जंक्चर्स हैं क्रूशियल हैं, तो इनका अलाइनमेंट जो है यूएस चाहता है कि अपने फेवर में हो। नेटो का पार्ट है, इसको हटा दीजिए ना। ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था 2018 में, मैच द फॉलोइंग, टाउन मेंशन कर दिए। इस वजह से जो यूक्रेन के टाउन अभी चर्चा में हैं तो एक थोड़ा नज़र रखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा और कितना आसान है इस क्वेश्चन को, एलेपो सीरिया, किरकुक यमन। अब मान लीजिए आपने इसमें से एलेपो सीरिया, वो तो चर्चा में था, ठीक है, जब ये आईसिस था कि भाई एलेपो को टेक ओवर कर लिया, फिर फर्दर गवर्नमेंट ने लिया है बशर अल असद की। तो अगर आपने एक चीज़ सुनी है कि भाई एलेपो जो है वो सीरिया में है, ये बात सही है, तो आपको पता लग गया कि ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आपने देखा यार जो मज़ार शरीफ है अफगानिस्तान में है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि मज़ार शरीफ में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, मोदी जी ने कहा था कि वो दुखद घटना है, तो यानी कि फोर्थ के बारे में आपको पता था, तो आपको पता लग गया कि हाँ ये आंसर है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको हो सकता है 2 के बारे में ना पता हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, लॉजिक से ठीक हो जाते हैं। ऐसी तरह ये देखिए कैटालोनिया चर्चा में था, क्योंकि स्पेन का एक पार्ट है जो कह रहा था कि हमें अलग देश बनाना है। अब इसके बाद मान लीजिए आपको इन दोनों के बारे में नहीं पता, लेकिन क्रीमिया के बारे में तो पता होगा ना। क्रीमिया को बाद में रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, पहले यूक्रेन का पार्ट था, यहाँ पर दिया हुआ है हंगरी, राइट। तो एक बात पता लगी कि 1 तो ठीक है, तो 1 किस में, इसमें है और इसमें है। एक बात आपको पता लग गई कि क्रीमिया और हंगरी का तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो यानी कि जिसमें 2 है उसको हटा ही दीजिए, 2 इसमें है, इसमें है, तो यानी कि कॉम्बिनेशन आपका क्या बना, 1 और 3 वाला कॉम्बिनेशन बना, तो ये आपका ठीक है आंसर। क्लियर है बात? ऐसी रेल लिंक बिटवीन नेपाल एंड इंडिया प्रोजेक्ट था, चर्चा में था, हमें लोकेशन पता होनी चाहिए। फर्स्ट एवर पैसेंजर सर्विस जयनगर, जयनगर एरिया पड़ता है इंडिया में, ठीक है, नेपाल बॉर्डर से 4 किलोमीटर आप बिहार की साइड, बिहार वाले एरिया में। बिजलपुरा एंड बरीबास रेलवे प्रोजेक्ट, तो बरीबास इसका एंड पॉइंट है, अभी वहां तक बनना है, ठीक है। अभी 34 किलोमीटर लॉन्ग लाइन बिहार जयनगर टू नेपाल कुर्था, तो जयनगर से कुर्था तक बनी और फाइनली कहाँ जानी है, बर्दीबास तक जानी है, ठीक है। पिलग्रिमेज सिटी जनकपुर धाम को कनेक्ट करेगी, और ये हमारी नेपाल की तरफ जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है उसका भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इस वजह से ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा डिटेल को। 17 किलोमीटर लॉन्ग लाइन कुर्था टू बिजलपुरा इज ऑल्सो अबाउट टू फिनिश। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अपनी साइड तो बनाना ही है, और साथ में जो नेपाल वाली साइड है, तो नेपाल की जो रेलवे कॉरपोरेशन है उससे कोंकण इंडियन कॉरपोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को लिया था। इसके बाद है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, ये चर्चा में आया था ऑन द साइडलाइन ऑफ COP26 नवंबर 2021, सुना होगा आपने, राइट। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन बनाते हैं। रिसेंटली एन इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम टू टैप सोलर एनर्जी एंड हैव इट ट्रैवल सीमलेसली, यानी कि एक ग्रिड बनानी है ओवरऑल वर्ल्ड की, जिसमें कि हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट। द कॉल फॉर 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड टू इंप्रूव वायबिलिटी ऑफ सोलर पावर। अच्छा, अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट बन जाए
कि दिस इनिशिएटिव ऑल्सो इंक्लूड सन, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी। तो मुझे बताइए आप उस स्टेटमेंट को ठीक मानेंगे कि गलत मानेंगे? तो कुछ स्टेटमेंट जो कुछ स्टूडेंट जिन्होंने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा होगा वो कहेंगे कि यार ये तो क्लियर है सर, वन सन है तो ये तो सोलर एनर्जी के लिए, और प्लस ये स्टेटमेंट आपने न्यूज़ में पढ़ ली सोलर वायबिलिटी। तो जहाँ विंड मेंशन होगा तो आमतौर पर स्टूडेंट उसको कर देंगे खत्म, और वहीं अगर आपने उस वाले ऑप्शन को हटा दिया, हवा को हटा दिया, तो मार्क्स हवा हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विंड एनर्जी भी मेंशन है, उसको भी हार्नेस करना इस प्रोजेक्ट में मेंशन है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, 3 फेजेस हैं इसके। आपको 3 फेजेस मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, एक एक करके चलते हैं। अनाउंस्ड ऑन द सेकेंड डे ऑफ द COP26, बस COP26 पता होना चाहिए। और इसको टेकअप कौन करा? ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, राइट। ग्रिड विल बी सेटअप ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स बाय ISA। पर्पस क्या? अब आप सोच रहे होंगे सर ये ग्रिड है क्या? ग्रिड का सीधा सा मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड अगर इंटरकनेक्ट हो गई तो हमारी जो स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, राइट। और अगर ग्रिड आ गई है और कनेक्ट हो गई है, वर्ल्ड कनेक्ट हो गया है, तो जाहिर सी बात है इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज आर्टिकल्स विच आर नेसेसरी फॉर इंस्टॉलिंग दीज प्रोजेक्ट्स, तो वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, राइट। फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट्स कॉल्ड ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, राइट। अब 3 फेजेज हैं, 3 बिल्कुल ध्यान ऐसे रख सकते हैं। फर्स्ट फेज में इट विल कनेक्ट एशियन कॉन्टिनेंट, तो पहला फेज एशिया को कनेक्ट करिए, फिर इसके बाद सेकंड फेज में अफ्रीका भी कनेक्ट कर लीजिए, और थर्ड में वर्ल्ड कनेक्ट कीजिए। तो एशिया, अफ्रीका, वर्ल्ड, दीज आर द 3 फेजेज। आई थिंक ये तो याद रहेगा आपको, राइट। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये चर्चा में इसलिए था, इमरान खान जी पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान, वो गए शी जिनपिंग जी से मिलने, और वहाँ पर सेकंड फेज ऑफ CPEC साइन करके आए, राइट। पाकिस्तान हैज़ डिस्कस तालिबान लेड, और उनको ये बताया कि देखिए तालिबान जो है उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, आप जानते ही हैं, तो वहाँ पर भी रिसोर्सेज हैं, राइट। आपके रिलोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट हैं उसको अलाइन करने में हम आपकी मदद करेंगे। आप CPEC पर अभी फोकस करिए। CPEC गिलगित बल्तिस्तान से लेकर ग्वादार, बलूचिस्तान पे एक अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, शोशैंक सीरीज में नीचे जाएंगे दिखेगी आपको, पता लगेगा बलूचिस्तान का मुद्दा पूरा, ठीक है। लॉन्च्ड इन 2015, CPEC इज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द मल्टी बिलियन। और एक और आप बात बताऊं कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने प्रोजेक्ट्स लिए हैं, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के अंडर, ये खुद पाकिस्तान है। और ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है, इट इज़ फुल ऑफ करप्शन एंड मिस एडमिनिस्ट्रेशन, और इसका नुकसान खुद पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है, और पाकिस्तान की जनता पे फिर वो टैक्स के थ्रू सरकार वसूलेगी। द पेट प्रोजेक्ट ऑफ चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, ऑब्जेक्टिव क्या है? 3000 किलोमीटर लॉन्ग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें कि हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, ये तीनों इंक्लूड होंगी। CPEC एक्चुअली एम्स टू लिंक सिटी ऑफ ग्वादार इन साउथ वेस्ट, ये रहा ग्वादार साउथ वेस्ट, टू नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ जिंगजियांग, ये रहा आपका इधर पड़ता है जिंगजियांग, ये तो गिलगित बल्तिस्तान है। क्लियर है बात आपको? अच्छा, इसके बाद इंडियाज कंसर्न इन अफगानिस्तान क्या है? देखिए, अगर पाकिस्तान चाइना को ज़्यादा क्लोज कर देता है प्रेजेंट इस्टेब्लिशमेंट तालिबान के साथ, तो हमें सबसे पहले तो हमने $2 बिलियन से ज़्यादा डोनेट किया है हमने अफ़गानिस्तान में ड्यूरिंग दिस डेमोक्रेसी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो हमने वहाँ पर ये एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड किया है, हम नहीं चाहते कि वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट जाए, राइट। चाइना इज़ ट्राइंग टू टेक ओवर बगराम एयरफोर्स बेस। देखिए, काबुल के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस था वो यही था, और मेजरली इसको US ख्याल रख रहा था। US जाने के बाद तालिबान आ गया, तो ऐसे में चाइना इज़ वाउचिंग टू मैनेज दिस, तो एक क्रूशल पॉइंट है, राइट। साथ में हमें भी पता है कि अगर हमें सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना है तो ऐसे में अफगानिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो ईरान में छाबहार पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका भी एक लॉजिक है कि हम पाकिस्तान को साइडलाइन करके अफगानिस्तान के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं सेंट्रल एशिया से। तो ऐसे में इस सब कुछ के लिए हमारा अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान में होना हमारा, वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W इनिशिएटिव, G7 कंट्रीज ने शुरू किया। इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू काउंटर BRI। अब समझ में आ गई होगी बात आपको, यानी कि चाइना BRI ला रहा है, तो G7 कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली एक्चुअली लेड बाय USA वो B3W ला रहे हैं। एड्रेस $40 ट्रिलियन
US डॉलर, उन्होंने देखा कि कम से कम इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा हमें, तब जाके डेवलपिंग नेशंस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स हैं वो फुलफिल होंगी। अगर इन्होंने नहीं किया तो चाइना कर ही रहा है, चाइना उनकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और चाइना एक्सपेंड कर रहा है। 2035 तक इसको अचीव करना है। विल कैटलाइज फंडिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एंड सपोर्ट दीज इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इन द एरियाज। कौन से एरियाज हैं? क्लाइमेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। अब जो ये B3W इनिशिएटिव है ये कनेक्टेड है बिल्ड नेटवर्क से, और यूपीएससी ने पास्ट में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव पे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इस वजह से ही मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, अहम है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव इज बिल्ड और ब्लू डॉट नेटवर्क वॉज फाउंड बाय जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा 3 देशों ने बनाया था। याद करने का तरीका कि ये ब्लू डॉट नेटवर्क बनाया था चाइना को काउंटर करने के लिए, कि हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड क्या है वर्ल्ड की, क्यों वर्ल्ड चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ये इन्होंने एक जुआ खेला था, आप ऐसा दिमाग में रख सकते हैं। जुआ मतलब जापान, USA एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रहेगा। आई होप ब्लू डॉट नेटवर्क प्रोवाइड्स असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। लॉन्च इन 2019 इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में लॉन्च हुआ था बैंकॉक में। इट एम्स टू बिल्ड नेटवर्क दैट लेंड्स बिल्ड ब्रिजेस, रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, यानी कि जो हेल्प वो कर रहा है ये कह रहे हैं कि वो हेल्प हम भी कर देंगे, तो उसकी तरफ शिफ्ट मत हो। कंपोनेंट क्या है? क्लाइमेट, हेल्थ, डिजिटल टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वालिटी एंड इक्वालिटी। जिससे कि बताया जा सके कि देखिए हमारा मॉडल अल्टरनेटिव है, हम वो नहीं है केवल आपको डेट ट्रैप में फंसाएंगे। देखिए हम तो जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं, आपकी हेल्थ की बात कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का 2013 का, वो ग्रैंड डिज़ाइन है बेसिकली चाइना का। चाइना ने देखा है पास्ट में जो पावर, सुपर पावर बनी, वो किसी एक सिस्टम को लेकर बनी जो उन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड में, राइट। कोई नेवल पावर बना जिसने कॉलोनीज बना ली, कोई ऐसी पावर बना जिसने कि अपनी करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी बना दिया, US। तो अब ये ऐसी पावर बनेंगे कि मार्केट बेसिकली इनकी कनेक्टेड होगी वर्ल्ड से, और ये मेजर एक्सपोर्टर होंगे वर्ल्ड के। एम्स टू फैसिलिटेट क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एनर्जी, क्रिएटिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। एक्सपोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? $750 बिलियन। तो अगर कंपेयर करें आप B3W से इसको, तो उनका जो असेसमेंट है वो कितना था? ज़्यादा था कि कम था? ज़्यादा था। एक बताया था आपको $40 ट्रिलियन US है, वे मोर देन द एक्सपोजर जो चाइना कर रहा है। आ रही बात समझे? तो ये थोड़ा कंपैरिजन वाला एंगल ध्यान में रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन दिस इंस्टा हैंडल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट।